प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोधि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसके अंतर्गत हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं। गत वीडियो क्लास में हमने इसी विषय पर चर्चा की थी। आज हम कौटिल्य के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्य के अतिरिक्त उसके सलाहकार, अनेक मंत्री, अमात्य व अन्य उच्च अधिकारी होते थे। यानी कौटिल्य ने ये बताया कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राजा के अतिरिक्त उसके सलाहकार, मंत्री, अमात्य व अन्य उच्च अधिकारियों को शामिल किया। ये सभी केंद्रीय कार्यपालिका के अंग थे। कौटिल्य का विचार था कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले उसके संबंध में मंत्र निर्णय कर लेना चाहिए। राज्य के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, इन सभी के संबंध में कोई भी एक व्यक्ति उपयुक्त राय नहीं दे सकता, इसलिए अलग अलग विषय पर अलग अलग व्यक्तियों से परामर्श लेना जरूरी है। राजा के समीप कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आवश्यकता के समय उसे परामर्श दे सके। स्पष्ट यह है कि परामर्श उस युग में भी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता एवं उपयोगिता का पहला आधार था। दूसरे, ये राजा को उसके कर्तव्यों के पालन में प्रमादी होने से भी रोकता था। विपत्ति के समय अमात्यों द्वारा राजा की रक्षा की जाती थी। राजपद के व्यापक उत्तरदायित्व के कारण उसके संकट भी अनेक होते थे। इन सब से उसकी रक्षा करना मंत्रिपरिषद का कार्य था। कौटिल्य ने मंत्रियों को राजरूपी गाड़ी का दूसरा पहिया माना, जिसके अभाव में अकेला पहिया अर्थात राजा गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के संबंध में कौटिल्य का विचार है कि राजा को 3 अथवा 4 मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। उसे समय, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों को रखना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के संबंध में अपने पूर्व आचार्यों के विचार व्यक्त किए। मनु के अनुयायियों ने इनकी संख्या 12, बृहस्पति के अनुयायियों ने 16 और उष्णा ऋषि के अनुयायियों ने 20 मानी है। कौटिल्य ने मंत्री और अमात्य के बीच में भेद किया। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की सदस्यता हर किसी के लिए सुलभ नहीं मानी है। इस पद के लिए कुछ विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके गुण तथा योग्यता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। जिन सदस्यों में कौटिल्य द्वारा वर्णित सभी गुण और योग्यताएं हों, उनको उत्तम अमात्य माना गया। जिनमें उन गुणों और योग्यताओं के आदि गुणों का अभाव हो, उनको मध्यम और आधे अंश के अभाव वाले मंत्रियों के शूद्र अमात्य घोषित किया। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होना चाहिए। उसे राज्य के 8 तीर्थों में से एक माना गया। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता राजा द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उसकी बैठकें अध्यक्ष की देखरेख में होनी चाहिए। कौटिल्य के वर्णन से पता चलता है कि उस युग में राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता था। ये बैठकें सामान्यतः स्वतंत्र रूप से हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष का पद पर्याप्त महत्वपूर्ण था। राजा आवश्यकता के समय मंत्रिपरिषद की बैठक बुला सकता था। मंत्रिपरिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इस संबंध में कौटिल्य का कहना है कि अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित होने पर राजा को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलानी चाहिए। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में जिस विषय की पुष्टि बहुमत द्वारा होती हो, उसी निर्णय को क्रियान्वित करने वाले उपायों को अपनाना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की राय और निर्णय को गुप्त रखने पर पर्याप्त जोर दिया। मंत्र के फूट जाने से राजा और उस मंत्र का अधिकारी दोनों ही संकट में पड़ सकते हैं। राजा के व्यवहार की तुलना कौटिल्य ने कछुए से की। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को केवल आवश्यकता के समय ही बाहर निकालता है, अन्यथा उन्हें सदैव गुप्त रखता है, उसी प्रकार एक राजा को आवश्यकता अनुसार ही मंत्रियों को प्रकाशित करना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रणा स्थान की सुरक्षा पर पर्याप्त जोर दिया। वह स्थान ऐसा होना ही चाहिए कि वहाँ बातचीत कोई सुन नहीं सके, पक्षी भी उस स्थान पर न टिक सके। मंत्र वेदों को राज्य से निकालने तथा सूली पर चढ़ा देने की व्यवस्था की गई। मंत्र को गुप्त रखने के लिए यह भी कहा गया कि मंत्रणा की अवधि लंबी होनी चाहिए। निर्णय होने पर उसे रचनात्मक रूप देने से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। राजा को ऐसे पुरुषों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए जिनका वह कभी अपकार कर चुका हो। मंत्र गोपना एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए कौटिल्य ने यह व्यवस्था दी है कि राजा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से परामर्श न करे। इनमें से वह 3-4 सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को अलग कर ले। केवल इन्हीं को कौटिल्य राजा के मंत्री माना है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजा के मंत्री नहीं हो सकते थे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के अतिरिक्त अमात्य भी होते थे, किंतु अमात्य को राजा को मंत्रणा देने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य ने मंत्रिमंडल में 3 या 4 मंत्री रखना उचित माना। उनके मतानुसार एक ही मंत्री के साथ मंत्रणा करने पर भी यदि मतभेद हो गया हो तो उसका निर्णय नहीं हो सकेगा। केवल मंत्री बिना विचार किए हुए अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं।
दो मंत्रियों के बीच भी मंत्र निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वे दोनों मिल गए तो उचित मंत्र निर्णय नहीं हो पाएगा। यदि वे दोनों परस्पर विरोधी बन गए हैं तो कार्य नहीं हो सकता। 3 अथवा 4 मंत्रियों के होने पर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मंत्रणा के लिए यदि 4 मंत्री से अधिक रखे गए तो मंत्र को गुप्त रखना कठिन हो जाएगा। मंत्रियों का वेतन योग्यता के आधार पर देने की बात कही। जैसा जिसका काम वैसा उसको वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। वेतन निर्धारित करते समय यह भी जरूरी माना गया कि वेतन की मात्रा इतनी हो जो मंत्रियों के उपयुक्त भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। यह वेतन इतना कम नहीं होना चाहिए कि मंत्रियों को अपने आश्रित परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे साधनों का आश्रय लेना पड़े। वेतन कम होने पर कार्यकर्ता कुपित हो जाते हैं, फलस्वरूप प्रजा का विनाश होता है। वेतन की दृष्टि से कौटिल्य ने आचार्य, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिषी और राज्य के मंत्रियों को एक ही श्रेणी में रखा। इनमें प्रत्येक को 48 सहस्त्र पर्ण वार्षिक वेतन निर्धारित किया। स्थानीय प्रशासन संबंधी कौटिल्य के विचार देखते हैं। कौटिल्य ने स्थानीय प्रशासन के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत प्रकट किए। उसमें राज्य के 2 भाग किए जाते थे, दुर्ग और जनता। कौटिल्य ने दुर्ग को पुर अथवा नगर का पर्यायवाची माना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक भाग के लिए एक स्थानिक नाम का कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थानिक के अधीन गोप नाम कर्मचारी रखे गए हैं। उस युग में इन कर्मचारियों को उन संगठनों के ऊपर नियुक्त किया जाता था जो 10, 20, 40 कुटुंबों के सहयोग से संगठित किए जाते थे। इन गोपों का ये काम था कि अपने अधीन कुटुंबों के सदस्यों की जनगणना करे, उनकी आय व्यय का ब्यौरा रखें, उससे अपने स्थानिक को परिचय करवाए। स्थानिक इस सूचना को नागरिक तक पहुंचाता है। नागरिक नगर के अध्यक्ष को कहते हैं। उनका मुख्य कर्तव्य अपने नगर में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अनेक कार्य संपन्न करने होते थे, जैसे रात्रि में राहगीरों के ठहरने के लिए नियम बनाना, रात्रि के समय नगर में आगमन संबंधी कथित नियम बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना आदि। स्थानीय प्रशासन का दूसरा अंग था जनपद। कौटिल्य के अनुसार जनपद के मध्य और अंत में दुर्ग होनी चाहिए जो आपत्ति काल में अपने जनपद के निवासी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों के भोजन की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। जनपद की रक्षा के लिए कौटिल्य ने विभिन्न बस्तियां बनाने की योजना प्रस्तुत की। उनके कथनानुसार शासन कार्य और राजकोष के संचय की दृष्टि से 10 गांवों के बीच में संग्रहण, 200 गांवों के बीच में खरवटक, 400 गांवों के बीच में द्रोणमुख और 800 गांवों के बीच में स्थानीय नाम की बस्तियां होनी चाहिए। कौटिल्य का कहना था कि जनपद में 1 अथवा 2 कोस के अंतर पर ग्राम की स्थापना करनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हो। इन गांवों में अधिकतर संख्या शिल्पियों और किसानों की होनी चाहिए। एक गांव में कम से कम 100 या अधिक से अधिक 500 घर होने चाहिए। ग्राम के शासन का संचालन गाँव के वृद्धों और ग्रामीण के द्वारा किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कौटिल्य के न्यायिक विचार। कौटिल्य ने स्वधर्म पालन को मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना। इस कर्तव्य को पूरा करके ही व्यक्ति इस लोक का सुख और परलोक का आनंद प्राप्त कर सकता है। स्वधर्म पालन का कर्तव्य ऐसा है कि जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं होता तब तक कि ऐसा करने के लिए उसे पुरस्कृत या दंडित नहीं किया जाए। कौटिल्य स्थिति में न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाना अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य का मत है कि उचित न्याय वितरण करने के लिए सरकार द्वारा न्याय की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण केंद्रों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। न्याय कार्य को कौटिल्य ने 2 क्षेत्रों में विभाजित किया: व्यवहार, दीवानी मामले, कंठ शोधन, फौजदारी। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत नागरिकों के पारस्परिक संपर्क को लिया जाना चाहिए। नागरिकों के बीच होने वाली कलह के मूल कारणों को खोजकर न्यायालय को उनकी विवेचना करना। इन विवेचना के आधार पर दोषी को उसके दोष के अनुसार दंड देना चाहिए। निर्दोषी को उसके अधिकार दिलाने की चेष्टा की जानी चाहिए। दूसरे क्षेत्र में मनुष्य जीवन के उन अंश, कहने का मतलब कंठ शोधक न्यायालय के अंतर्गत उन अंश को लिया गया है जिसमें व्यक्ति का राज्य के कर्मचारियों, व्यापारियों, व्यवसायियों का कुछ विशेष कोटि के दुष्ट व्यक्तियों से संबंध रहता है। इन विभिन्न वर्ग के लोगों के द्वारा सामान्य लोगों का शोषण किया जाता है। उन्हें इन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। मनु ने व्यवहार के क्षेत्र को निर्धारित करके उसके विषय को सूचीबद्ध किया, किंतु कौटिल्य ने ऐसा न करके उसको अलग अलग वर्णन करते हैं। इस क्षेत्र में जो विभिन्न विषय आते हैं वे हैं स्त्री पुरुष की धर्म व्यवस्था, पर स्त्री हरण, पर स्त्री का पर रूप पुरुष से संबंध, दाएं भाग, हंस विभाग, पुत्र विभाग, वस्तु विवाद, ऋण लेकर न देना, बिना दिए मांगना, स्वामी रहित वस्तु का विक्रय, साझी का व्यापार, दान, वेतन, प्रतिज्ञा भंग करना,
दास कार्य, क्रय विक्रय विवाद, पशु स्वामी पशु विवाद, सीमा विवाद, डाक चोरी, मारपीट, कठोर वचनों का प्रयोग आदि है। कौटिल्य ने न्यायालयों की कार्यप्रणाली का विस्तार के साथ वर्णन किया। उनके मतानुसार अर्थी, प्रत्यार्थी, साक्षी को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के हनन करने वाले प्रत्येक न्यायाधीश या कर्मचारी को दंड का भागी माना गया। कौटिल्य का मत है कि घटना चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके प्रमाणित हो जाने पर दोषी को अवश्य दंड दिया जाए। इस प्रकार अपकारी को छोड़ना नहीं चाहिए। कौटिल्य पूर्व निर्धारित विचारों पर निर्णय लेने का विरोध करता है। जो व्यक्ति साक्ष्य द्वारा सच्चा प्रमाणित हो जाए उसे सच्चा मानना चाहिए। इस प्रकार विवाद क्षेत्र में कौटिल्य ने साक्षी का पर्याप्त महत्व बताया। वे साक्ष्य को लिखित प्रमाण और भोग प्रमाण, साक्षी प्रमाण, इन तीनों भागों में विभाजित करता है। प्रमाणों की सत्यता को परखने के लिए उन्हें अनेक तरीके बताए। महत्वपूर्ण अभियोगों में चरों द्वारा प्राप्त सूचना भी उपयोगी हो सकती हैं। अपराधों का दूसरा क्षेत्र कौटिल्य द्वारा कंठ शोधन कहा गया। इसके अंतर्गत उन उपायों का वर्णन है जिनसे राज्य के व्यवसायियों या दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा हो सके। कौटिल्य का स्पष्ट मत है, यदि राज्य के विभिन्न व्यवसायियों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वे प्रजा का शोषण और पीड़न करने लगेंगे। कम तोलना, बिक्री के माल में गिरावट करना, बढ़िया चीज के नाम पर घटिया चीज देना, निर्धारित मूल्यों के अधिक मूल्य लेना आदि क्रियाओं से व्यापारी वर्ग झोली प्रजा को ठग सकता है। ऐसा वर्ग भोली जनता को ठग सकता है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना अपेक्षित है। कौटिल्य ने व्यवसाय संबंधी विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है। बताया है कि जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह राज्य के दंड का भागीदार होगा। व्यवसायियों की भांति राज्य के कर्मचारियों पर भी कड़ा नियंत्रण रखने की बात कही, ताकि वे स्वार्थरत होकर अपने कर्तव्य पालन के मार्ग से हटने जाएं। इस कार्य की रेख के लिए चरों की व्यवस्था की भी बात कही गई है। कौटिल्य के अनुसार दुष्ट कर्मचारियों को उनके दोष के अनुसार दंड देकर उनके आचरण की निरंतर शुद्धि करनी चाहिए, ताकि राज कर्मचारी अपने कृत्यों का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण कर सके। दुष्ट जनों से राज्य की सुरक्षा, शांति भंग होने का खतरा रहता है। चोर, डाकू, व्यभिचारी, वंचक, घातक आदि होने पर लोगों को जीवन निर्भयता और सुख के साथ व्यतीत नहीं हो सकता। राज्य को इन दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस और चर आदि की नियुक्ति करनी चाहिए। अपराधी कर्मचारियों को दंड देने की व्यवस्था की गई है। खदानों और कारखानों से बहुमूल्य माल चुराने वाले कर्मचारियों को मृत्युदंड देने, कम कीमत वाली वस्तुएं चुराने पर केवल जुर्माना करने का उल्लेख है। अब दंड सिद्धांत देखते हैं कौटिल्य का। कौटिल्य ने कहा कि अपराधी को दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में कौटिल्य ने अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना है कि दंड को निर्धारित करते समय अपराध की मात्रा, अपराधी की सामर्थ्य, अपराधी का वर्ण, अपराधी में सुधार की संभावना आदि बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने जिन विभिन्न प्रकार के दंडों का निर्धारण किया है उनके मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अर्थदंड, कार्यदंड और बंधनागर दंड। अर्थदंड के अंतर्गत हम उन दंडों को समावित कर सकते हैं जो जुर्माने के रूप में अपराधियों को देने पड़ते हैं। ये पर्ण के 8वें भाग से लेकर सहस्त्रोपर्ण या निर्धारित किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ऐसा लगता है कि अपराधी आर्थिक दंड का प्रयोग दीवानी अभियोग तथा कम महत्व के फौजदारी अभियोग में किया जाता था। कहा गया कि जो मनुष्य जाल बिछाकर, फंसाकर यानी किसी प्रकार से संरक्षित राज्य के मृग, पशु, पक्षी, मछली आदि पकड़े तो उसकी कीमत वसूल की जानी चाहिए, उतना ही जुर्माना किया जाएगा। शिल्पियों को छोटी मोटी वस्तुओं को चोरी पर 100 पर्ण और खेती के सामान चुराने वाले पर 200 पर्ण का जुर्माना करने को कहा गया। कौटिल्य शारीरिक दंड को भी काय दंड का नाम देता है। अपराध के अनुसार यह दंड भी छोटा बड़ा होता है। इस प्रकार के दंडों में बेंत मारना, कोड़े मारना, रस्सी से मारना, लटकाना, तीसरे प्रकार का दंड बंधनागार दंड है और बंदी गृह के अधिकारियों को बंधनागार अध्यक्ष कहा गया। उस समय बंदी गृह में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इसमें अनेक कोठरियां होती थी। इनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जाता था। बंदी गृह में रहने वाले अपराधियों को सामान्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उनकी क्षमता के अनुसार उनके काम लिया जाता था। समय समय पर उनके आचरणों तथा व्यवहार की जांच की जाती थी। उसके आधार पर उनसे सलूक किया जाता था। बंदियों पर कठोर अनुशासन रखा जाता था। कौटिल्य ने दंड का निर्धारण करते समय ब्राह्मणों और उच्च वर्णों के लोगों को विशेष स्तर प्रदान किया। उसके लिए वे दंड की मात्रा
कुछ कम रखते थे। अर्थशास्त्र का 8वां अध्याय उसे मृत्युदंड देने का निषेध करता है। गंभीर अपराधों के लिए उसमें ब्राह्मणों के माथे पर दाग लगाने की बात भी कही गई ताकि उनको पतितों की श्रेणी में रखा जा सके। कौटिल्य के दंड सिद्धांत में विशेष परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व दिया गया। वास्तव में वह युग ऐसा था जब दंड के भय से आतंक पैदा करने की चेष्टा की जाती थी, अपराधियों को अपमानित और लज्जित किया जाता था, बंदियों के आचरण को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए जाते थे।